नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अजीत और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो नई सरकार का गठन हुआ, अतिरिक्त सरकार का गठन हुआ, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और क्यों आखिर यूनुस को ही जिम्मेदारी सौंपी गई बांग्लादेश में शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद। और आने वाले वक्त में कारोबार पर किस तरीके का असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का निवेश बहुत ज्यादा है बांग्लादेश में। और पिछले दिनों जो बांग्लादेश की इकोनॉमी थी वो बहुत बेहतर हुई, जिसकी वजह से ये उम्मीद जगी थी कि शायद आने वाले वक्त में बेहतर स्थिति और बेहतर परिणाम बिजनेस को लेकर हो सकते हैं। रोबिता, क्या असर पड़ेगा भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर के जो देखिए, नई लगभग सरकार बनी? 14 अरब डॉलर का जो बिज़नेस है, वो हम्म, बांग्लादेश और हम्म, भारत के बीच में होता है। हम्म, तो ऐसे में उस पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब तक शेख हसीना, क्योंकि 17 साल तक उन्होंने सत्ता पे काबिज़ रहकर भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा रखा है। हम्म, और उसके पहले भी हम्म, जब उनके पिता के हाथ में सत्ता थी, हम्म, तब भी भारत के साथ जो संबंध हैं, वो हम्म, अच्छे रहे। और क्योंकि भारत एक बड़ा पक्षकार रहा है, बांग्लादेश की आज़ादी की बात कर ली जाए या उसके बाद भी बात कर ली जाए, जब भी ज़रूरत पड़ी है हमेशा हम्म, भारत खड़ा रहा है। और आज भी वक़्त है जब शेख हसीना इस वक़्त भारत में ही हैं। फिलहाल उनकी बहुत सारे देशों से बात चल रही है राजनीतिक शरण को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी इस पर नहीं है। हम्म, लेकिन समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि 17 साल बाद बांग्लादेश में जो राजनीतिक भूचाल आया है, जो राजनीतिक उथल-पुथल हमें देखने के लिए मिल रही है, उसमें हम्म, मोहम्मद यूनुस के नाम का जो ज़िक्र हो रहा है, हम्म, वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम्म, कौन है मोहम्मद यूनुस, जी। जिन्हें अब नई सरकार के गठन में शामिल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर अंतरिम सरकार में उन्हें ही क्यों ज़िम्मेदारी दी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन भी हमें जॉइन कर रहे हैं, क्योंकि रोहन, आप बीते कई दिनों से बहुत सारी न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो ये बताइए कि मोहम्मद यूनुस, जो जिन्होंने 17 साल पहले प्रधानमंत्री बनने जी, का जो ऑफ़र था वो ठुकरा दिया है। आज उस ऑफ़र को उन्होंने मान लिया है और वो बिल्कुल। अंतरिम सरकार का हिस्सा होने जा रहे हैं। जी, कौन रोमिता, है? आप देखिए बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनिस का नाम सामने आया है। हुँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, जी। शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है पहले हुँ। भी। और सबसे गरीबी मिटाने का जी, ज़रिया जी, बनने जी, के लिए नोबेल जी, पुरस्कार मिला। सबसे खास बात ये है कि शेख हसीना से इनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। हुँ। शेख हसीना ने तो ये भी इनके लिए एक बार कह दिया था कि इसको डुबाकर मार दो, है ना? ऐसी भी बातें गंगा कही में जा डुबाकर मार गंगा जी, दो। में गंगा डुबा में कर मार डुबाकर दो। मार दो। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसी बातें कही जाती हैं कि शेख हसीना से इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। बीएनपी के करीबी बताए जाते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसके करीबी बताए जा रहे हैं। पहले ये माना जा रहा था, चूंकि जिस तरह से बांग्लादेश की पूर्व पीएम अभी रिहा हुई है, खालिदा जिया, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनको लेकर कुछ ऐसा होगा कि हाँ भाई, उनके उनके हाथों में कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं अब मोहम्मद यूनिस के हाथों में कमान सौंपी जा रही है। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। इसका क्या एक जी, वजह और भी जी, है कि खालिदा जिया पर आरोप है भ्रष्टाचार के, जी, वो जेल में थी। जी, जब तख्ता पलट हुआ तो उनको रिहा किया गया। यूनुस को बनाने से एक मैसेज ये भी जाएगा कि किसी साफ सुथरे व्यक्ति को बना रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता को बना रहे हैं, जिसके ऊपर ये ठप्पा है गरीबी मिटाने जी। का, गरीबों से दोस्ती का, उसको बनाने का। आपको लगता है कि इस वजह से शायद जिम्मेदारी दी गई? देखिए अंजीत, एक न्यूट्रल व्यक्ति को, एक साफ छवि के आदमी को बांग्लादेश की कमान सौंपी जा रही है। ये मुझे लगता है महज एक ढोंग है। हम्म, कंट्रोल तो सेना के ही हाथों में रहने वाला है ना? हुँ। ग्लोबल स्टेज पर आप एक दिखावा कर रहे हैं कि हाँ भाई, नोबेल पुरस्कार विजेता को हम कमान सौंप रहे हैं, लेकिन कंट्रोल सेना ही करेगी अभी भी। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा, इनके अमेरिका से जी। कैसे रिश्ते हैं यूनुस के? खान यूनिस के अमेरिका से रिश्ते पर तो मैं ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। हम्म, बट आप देखिए बीएनपी के अमेरिका से रिश्ते कैसे हैं। मैंने जैसे हुँ, पहले भी आपको बताया कि बीएनपी की एक तरह से कठपुतली इनको आप कह सकते हो, हम्म, हुँ, खान यूनिस को, हम्म, मोहम्मद यूनिस को। हम्म। तो बीएनपी के आप रिश्ते देखिए, बीएनपी के हमेशा से कट्टर पंथ के रिश्ते रहे हैं। है ना, ये रहे हैं। प्लस आप देखिए शेख हसीना के जिस तरह से अमेरिका के साथ टकराव की खबरें पहले आ रही थी, अमेरिका को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता था। अमेरिका की नजरें सेंट मार्टिन आइलैंड, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर भी थी कि वहां पर वो मिलिट्री बेस बेस बना सके। बनाना चाहता था, हाँ। क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है, एशिया में चीन का दबदबा कम करना चाहता है, उसे वहां एक प्लॉट चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पाया। शेख हसीना सरकार ने उसे नकार दिया। अब बीएनपी जिस तरह से कट्टरपंथी सोच है उसकी, पाकिस्तान का राग अलापता है बीएनपी, है ना? तो अब भारत के लिए इसे आप बड़ा झटका मान सकते हैं, है ना? कि अगर बीएनपी के कठपुतली, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मोहम्मद यूनिस अगर वहां पीएम बन जाते हैं, तो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ा झटका इसे देख सकते हैं आप। हुँ। अमेरिका भी कहीं ना कहीं एक
कंट्रोल होगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा अमेरिका का भी। नहीं, इस पर। वो जी, तभी से दिखने लगा था जी, जब उस बेस के लिए जमीन देने से मना कर जी, दिया था जी, उन्होंने। और ये स्थिति तभी दिखने लगी जब एंटनी ब्लिंकन जी, ने लगातार बयान देना शुरू कर दिया। और एंटनी ब्लिंकन ने तो ये भी कह दिया कि वहाँ मानवाधिकार का हनन हो जी, रहा है। और यही नाराजगी कल आपको दिखी जब शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया गया, अमेरिका ने रद्द कर दिया। दूसरा ये है कि आपको याद होगा दिसंबर 2023 में रशिया के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अमेरिका जिस तरह से बांग्लादेश को टारगेट कर रहा है, ये कंफर्म है कि अगर शेख हसीना की सरकार बन जाएगी तो अमेरिका सरकार गिरा देगा। यानी जो उसकी भविष्यवाणी थी, जो उसके अपने सोर्सेज होते हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका जो भी अपने आप में बोलते हैं उनके सोर्सेज होते हैं। उस वक्त शायद नहीं लग रहा था किसी को, लेकिन वही हुआ और सरकार फाइनली गिरा दी। तो कुल मिलाकर के अब ये माना जा सकता है कि शायद बांग्लादेश वही करेगा जो अब अमेरिका चाहेगा, क्योंकि बिल्कुल। अमेरिका वहां पर सरकार अपनी एक तरीके से बनवा चुका है, अपने बिल्कुल, समर्थित सरकार बिल्कुल। बना चुका है। बिल्कुल, आप देखिए अमेरिका पहले से भी यही चाहता था और उसकी स्ट्रैटेजी भी यही थी। अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखिए ना सिर्फ अमेरिका को इस बात की खुशी है, चीन भी इस बात से खुश है। कल भी मैं यही बता रहा था कि आप देखिए चीन चीन क्यों खुश है? अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के साथ एक समझौता किया था, एक डील की थी तीस्ता नदी को लेकर। चीन भी 30 वो डील सालों तक जी, का ये है ना? पूरा तीस्ता नदी के पुनर्विकास को लेकर। तो चीन भी वो डील करना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत को प्राथमिकता दी थी। भारत के लिए क्यों ये टेंशन की बात थी? क्योंकि अगर तीस्ता नदी वाला समझौता चीन कर लेता, तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था से कहीं न सारा डेटा उसके पास चला जाता। मगर शेख हसीना ने भारत को प्राथमिकता दी, चीन को एक मुँह की खानी पड़ी। अब वहाँ शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद, तख्तापलट होने के बाद चीन भी खुश है, अमेरिका भी खुश है। अमेरिका तो अपने मकसद में पूरा हो ही गया, क्योंकि उसे उसे कहीं न कहीं शेख हसीना ने बड़ा झटका दिया था। वो मिलिट्री बेस को लेकर जो उसे झटका मिला था, है ना? तो अब अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होते दिख और रहा है। शायद ये पटकथा जी, तभी से लिखी गई जी, हो कि अब यहाँ पर जो जी, है वो इस तरह जी। से तख्ता पलट जो है वो किया साउथ जाएगा। एशिया में आप देखिए अब क्या होता है आने वाले समय में, ये बड़ा सवाल है। हुँ। साउथ एशिया में टेंशन और बढ़ सकता अच्छा, है ना? भारत जी, के लिए और कौन-सी चुनौतियाँ आप देखते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद? जी। भारत के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि न सिर्फ पहले बांग्लादेश में अभी तख्तापलट हुआ, बल्कि इससे पहले श्रीलंका में भी ऐसी श्रीलंका। हालत हो चुकी है, हुँ, पाकिस्तान की भी हालात खराब है। तो हुँ, सराउंडिंग कंट्रीज जो है भारत के तमाम ऐसे जितने भी देश हैं, सब में हालात खराब है। नेपाल में भी बार-बार आप देखिए सरकार बदल रही है ना? तो जिस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं ये सिचुएशंस, मालदीव में भी सरकार है ना? बदल गई मालदीव में हुँ, भी बदल गई, तो फ्लक्चुएट जिस तरह से कर रहे हैं, प्लस अब अमेरिका बांग्लादेश में अमेरिका की कहीं न कहीं एक कठपुतली वाली सरकार आप देख लीजिए, हुँ, मालदीव में चीन चीन का है इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो ये भारत के लिए ज़रूरी कहा जा सकता है कि खतरे की बात है एक तरह से। अब हुँ, टैकल किस तरह से करती है, फॉरेन पॉलिसी अब क्या होगी भारत की, ये बड़ा सवाल है। हुँ। और देखिए जिस तरीके से चेंजेस लगातार हो जी, रहे हैं क्योंकि शेख हसीना जो अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, अपने गवर्नेंस के लिए और दूसरे देशों से जी, उनके जिस तरीके से जी, रिलेशनशिप्स रहते थे, उसमें वो काफ़ी माहिर मानी जी, जाती थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा मतलब अपने जी, विरोधियों पर तो वो बरसते थे। कई बार तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस को भी बिना जी, नाम लिए जी, जो है कहा कि ऐसे लोग राजनीति के लिए एक बड़ा खतरा होते बिल्कुल। हैं, ऐसे लोग देश के लिए बड़ा खतरा होते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण यही होगा कि यहाँ से अब भारत का अगला कदम क्या होता है? वैसे रोहन अभी बातचीत चल रही होगी, इस पे विचार किया जा रहा होगा जी, कि अगर हालात ऐसे बनते हैं कि बांग्लादेश अब एंटी इंडिया होता है, जी। तो क्या करना है? जी, बिल्कुल, कल संसद में भी आवाज़ उठी थी, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया। अब हुँ, आने वाले समय में यही बड़ा सवाल है कि सरकार का एक्शन प्लान क्या होने वाला है। हुँ, अभी हालाँकि शेख हसीना भारत में ही है, उन्हें लंदन जाना था, लेकिन लंदन से भी ब्रिटेन से अब मुझे लग नहीं रहा है कि लग क्योंकि नहीं रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से वीजा रद्द किया है, अब जी। लग नहीं रहा है कि उनको जी, वहाँ जा पाएँगे। जा पाएँगे, जा उनको पाएँगे। तो परमिशन अब मिलेगी। शेख हसीना का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में। अभी तक हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं। हुँ, जानकारी के मुताबिक यही बातें सामने आ रही हैं, सेफ हाउस में उन्हें रखा गया है। लेकिन भारत का एक्शन प्लान क्या होगा, विदेश मंत्रालय का एक्शन प्लान क्या होगा? हालाँकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उसमें विदेश मंत्री की तरफ से ये साफ सा पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, ऑल पार्टी मीट जो हुई थी। नहीं, सीसीएस की जो बैठक हुई थी, जी, 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 सीसीएस की बैठक जी। हुई थी। तो उसमें विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा भी गया था, एस हुँ, जयशंकर की तरफ से, कि हुँ, भारत के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, इसे हुँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले सीसीएस की हुई थी, फिर सर्वदलीय बैठक हुई जी, थी। सर्वदलीय बैठक हुई थी। तो भारत की नीति हमेशा से वेट एंड वॉच की रही है। तो अभी भी भारत उसी मुद्रा में है, हुँ, वेट एंड वॉच करेगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है बांग्लादेश में। हुँ, वहाँ की जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, हुँ, वो किस तरह से काम करती है, हुँ, उसके हिसाब से ही भारत की आने वाला जो एक्शन प्लान होगा भारत का, वो तय होगा। अच्छा, बिल्कुल। ये जो घुसपैठ वाला मामला है, बार-बार जी, ये कहा जाता है कि चूँकि मेरे ख्याल से 4000 कुछ किलोमीटर की जी, सीमा शायद बॉर्डर, पूरा बॉर्डर है, जी, 4096 जी, किलोमीटर का, जी, और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का है, जी, 2200 के आसपास के, बाकी और भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जुड़े हुए हैं।
तो सबसे ज्यादा अगर पश्चिम बंगाल की है तो वो घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस बार कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को वहां लगे कि नहीं अब तो यहाँ सब बिगड़ रहा है तो पार कर जाए बॉर्डर? नहीं देखिए 4000 किलोमीटर की सीमा है, बांग्लादेश से घुसपैठ की खबरें आती भी रहती हैं। इस वक्त जिस तरह से टेंशन गहराई है, तो ये जाहिर सी बात है खतरा बढ़ गया है ना? लेकिन अभी देखिए आप तख्ता पलट होने के बाद बीएसएफ के डीजी चाहे आर्मी के जितने भी सीनियर अफसर हैं, वहां पर गए, बॉर्डर का उन्होंने रोमित जायजा आप भी जाइए, लिया। आपको बुलेटिन करना है तो आप बढ़िए, हम लोग इस चर्चा आगे तो बढ़ाते हैं। बॉर्डर का जायजा भी लिया तमाम सेना के अधिकारियों ने। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन की बात है, हम्म। हमारी सुरक्षा अपने आप में मुस्तैद है ना? तो अब देखते हैं वहां से क्या होता है। रोहन, एक चीज और समझना होगा कि ये जो पूरा आंदोलन है ये 3 छात्रों की आड़ में लड़ा गया, जी। जिसके नाम है नाहिद इस्लाम, जी। आसिक इकबाल जी। और अबू बकर जी। मजूमदार। जी। ये तीनों ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जी। और इन तीनों के ऊपर आरोप ये लगा कि भाई इनको गिरफ्तार किया गया, रिकॉर्ड में नहीं है, जी। इनको उठाया गया, इनको टॉर्चर किया गया, इनको इंजेक्शन दिए गए, फिर इनसे एक वीडियो बनवाया गया जी। और ये कहा गया कि हम इसके बाद से जी। कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन जी। शायद वही स्थिति बदल नहीं पाए और उसके बाद ये फिर प्रदर्शन में शामिल हो गए। जब ये नई सत्ता का गठन होगा तो इन तीनों छात्रों को आपको लगता है कि कोई जिम्मेदारी या इनकी कोई भूमिका, या ये सिर्फ मोहरे थे, काम हो गया, अब ये अपना यूनिवर्सिटी में अपना करते रहेंगे? मोहरे वाले आपने जो बात बोली, हम्म। वो बिल्कुल मुझे लगता है सही बैठती है अपने आप में, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि सेना के ही हाथों में कंट्रोल रहेगा। हाँ। कंट्रोल तो सेना ही आर्मी करेगी। चीफ भी इनके रिश्तेदार हैं, शेख हसीना के। जी, आर्मी चीफ के बारे में कहा जाता है कि वो चचेरे जीजा है शेख हसीना के। हाँ, क्योंकि ऐसा- उनके जो चाचा पहले आर्मी जी। चीफ थे, जी। रहमान साहब, जी। रहमान के बेटी से उन्होंने शादी की है, जी। तो वो चचेरे जीजा ही हुए जी। और इन्हीं की वजह से वो बने। उनका 30 साल का कार्यकाल है लगभग, जी। 30 साल तक उन्होंने सेना में काम किया है और इनके साथ बहुत लंबे वक्त तक काम किया है और इन्होंने आफ्टर ऑफ टर्म उनको आर्मी चीफ बनाया था जी। और पूरा खेल बिगड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए आपने देखिए जिस तरह से रिलेशन की, शेख हसीना और आर्मी चीफ के बीच रिलेशन की जो बात आपने उठाई, इसीलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से टेंशन गहराई और 45 मिनट के वक्त में वक्त शेख दिया। हसीना जो वहां से निकली, तो कहीं ना कहीं वो उस रिलेशन के ही चलते शेख हसीना के लिए एक सेफ पैसेज तैयार हो पाया, कि निकल मुझे पाई ऐसा- वहां से। निकल पाई वहां से। ओके। अगर कोई और आर्मी चीफ होता तो ये भी सेफ पैसेज नहीं क्रिएट हो तो पाता। ये बहुत बड़ी बात रोहन जी। कह रहे हैं कि अगर और कोई आर्मी चीफ होता तो शायद ये जो 45 मिनट का वक्त दिया गया था जी। कि आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि आपने देखा था कि कैसे प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए थे और सामान उठाकर ले जा रहे थे। जी। शुक्रिया रोहन आपका बिल्कुल, जो बातचीत बिल्कुल। के, लेकिन आप लगातार खबरों के अपडेट के लिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें